बात समझ में आने लगी थी धीरे धीरे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सनातन धर्म के विपरीत है, और यह कम से कम राम मंदिर के तो विपरीत है। और किसी कम से कम अपने किसी कार्यकर्ता को इस बात के लिए तो अलाउ नहीं करेगी कि वो राम मंदिर निर्माण में जाके खड़ा हो। हमारे जीवन में, हमारी पीढ़ी में, हमारे सामने राम मंदिर बन रहा हो और साहब हम उसमें खड़े ना हो सके, ये बात मन में रहती थी। अब तो राजनीति में विरासत नहीं चलेगी साहब, राजनीति में मेरिट चलेगी। हम फलाने के लड़के इस कारण से हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो, ये भावना गलत है। हम फलाने के लड़के इस कारण से हमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो, ये भावना गलत है। ये जो दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, अगर इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को इनसे हटा लिया जाए तो इनकी क्या योग्यता है? अयोध्या में जब से नगर निगम बना है, विकास तो हुआ है, आप नजर भी आता है, दिखा है लोगों को, लेकिन साथ ही साथ भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी आती हैं। अभी आजकल तो हम एक शिकायत से जूझ रहे हैं, हमारे सकते राम जी की सेवा, हमारे राम जी को 14 वर्ष वनवास झेलना पड़ा कि नहीं झेलना पड़ा, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। हम लोग अगर कोई सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं तो उसमें आरोप प्रत्यारोप ये सब चलते हैं, लगेंगे, लगाएंगे, लेकिन आरोप लगाने वालों की भी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उनका भी एक अपना खुद का आचरण होना चाहिए। किसके क्या आचरण है समाज में, कहीं किसी से छिपा नहीं, सारी दुनिया जानती है कि कौन क्या था और क्या हो गया, कौन क्या है और कैसे है। इसमें मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था साहब, ठीक है। अब दिल्ली में हम लोग मान लीजिए कभी भोजन करने चले तो दरवाजा खोल के भोजन करने लगते थे। मेरे मन में आता था, मैं उठ के जाके दरवाजा बंद करने लगता था कि अरे बंदर ना आ जाए, वहां पर बंदर नहीं था। तो हम बंदर हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर गए हैं, और वो अच्छी बात। आप लोग जिले में पौधारोपण का अभियान जोर शोर से चला रहे, लेकिन रामपथ पर बहुत पेड़ काटे गए, कम है रामपथ का। आपका शीर्ष नेतृत्व हमेशा ऑपरेशन सिंदूर की बात करता रहता है, लेकिन मैच खेलने से मना नहीं कर पाता, तो विवशता क्या है इसकी? और भारतीय टीम का पराक्रम है कि उसको 3-3 बार लगातार हरा के। नहीं, ये विवशता तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को नजर नहीं आती। तो ये जरूरी भी तो नहीं था कि वो जीत ही जाती। निश्चित जीतेंगे, कॉन्फिडेंट है इस बात। ये तो फिक्स मैच हो जाएगा, फिर तो फिक्स रहेगा मैच की, हमें जीतना। नहीं फिक्स नहीं, हम जीतेंगे। हम जान रहे हैं कि हमारी टीम का मोरल भी बहुत हाई है, हमारी टीम का स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है, हमारा खेल कौशल उनके मुकाबले कई गुना आगे। आज के हीरो हीरोइन को मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ कि बताओ ये कौन है, नहीं पहचान पाता। नॉर्मली कौन से पसंद है पिक्चर, फिल्में कौन सा एक्टर कौन सा पसंद है? अरे अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर कोई हुआ ही नहीं। मैं पब्लिकली नहीं गा सकता। एक मेरा गाना बहुत वायरल हो गया था पिछले दिनों, मेरी भांजी की शादी थी और मुझे लगा कि कहीं आपने गाया, हाँ, अब मुझे लगा कि लोगों ने कहा कि गाना गाइए, गाना गाइए। तो वो एक विरासत पिक्चर गाना नहीं, तारे हैं बाराती चांदनी है बारात, मेरा बहुत फेवरेट गाना है। तारे हैं बाराती चांदनी। और गुरु पूर्णिमा के दिन इतने श्रद्धालु आते हैं, आपस कनेक्ट कैसे हो पाते हैं? देख लें, हमको यही कनेक्शन होता है, वो हम उनको देख पाए जरूरी नहीं है। अच्छा, बहुत भीड़, अपार भीड़ है, लोगों की श्रद्धा है, लाइन लंबी लगी रहती, लोग धक्का खाते हैं। तो लाखों की जजमानी है आपके यहाँ से, निश्चित, और बहुत प्रेम। मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूँ कि उनके प्रेम का, उनके विश्वास का पात्र हूँ कि नहीं, और बना रह पाऊंगा कि नहीं। राजनीतिक जीवन के साथ सब चुनौतियाँ रहती हैं, लोग मानते हैं, बहुत से लोग तो मुझे गुरु ही नहीं भगवान मानते हैं, मैं उसका पता नहीं पात्र हूँ कि नहीं पात्र हूँ। और उनकी उपासना का सबसे अद्भुत भाव था कि वो अपने भगवान को अपना शिष्य समझते थे और अपने गले में डाली हुई माला उनको पहनाते थे। अब इस पे लेके बवाल हो गया कि ये कैसे पंडित जी हैं जो अपनी गले की माला भगवान को पहना रहे हैं। तो फिर पंडित जी उस समय के जितने भी मूर्धन्य लोग थे, उनकी एक सभा हुई कनक भवन में, और लिखित पढ़ी में सभा हुई, और सब लोग वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये आप इनके गुरु हैं, इसको सिद्ध करिए। अच्छा, इस समय एक मुद्दा है SIR और वोट चोरी का, इसको कैसे देखते हैं? क्या वोट चोरी संभव है लोकतंत्र में? नहीं संभव। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व के कारण, अपने नीतियों के कारण, अपने कार्यों के कारण, अपने सरकारों के परफॉर्मेंस के कारण इस देश के लोगों का दिल चुरा लिया है साहब। उसको आप वोट चोरी कहिए चाहे जो। अच्छा, दिल चुरा लिया। अयोध्या के प्रेम और विश्वास पर खरा उतरने की, हाँ, उस प्रेम और विश्वास पे अभी तक कितना खरा उतर पाया है? मुझे लगता है कि मेरा 2.5 साल का आधा कार्यकाल, लगभग आधा उस पे है, और मुझे अयोध्या की जनता का भरपूर प्रेम मिला है, आज भी मिलता है। आप मेरे साथ चलिए, कब मैं दिखाता हूँ आपको। आज भी लोग मुझे मेयर के तौर पे कम, एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पे सम्मान ज्यादा करते हैं, और पता नहीं क्या है, एक विश्वास और प्रेम का रिश्ता अयोध्या के नगर के आम आदमी से मेरा है। और बृहस्पति भगवान की प्रेरणा से ऐसे 3 महान कवियों को यह प्रेरणा मिली थी कि साहब हम राम भक्ति का यहाँ प्रचार प्रसार करें, और उनको अयोध्या नगरी ने अपने हृदय में संजोया। आप एक प्रकार से कह लीजिए, वो जो वशिष्ठ कुंड का वो टेढ़े बाजार का जो इलाका है, तो एक प्रकार से अयोध्या का प्रवेश द्वार है। अब वहाँ पे दक्षिण भारत के सवाल तो यही उठ रहे हैं कि आप यहाँ, मैं आप पौराणिकता की बात बताऊं, आप दक्षिण भारत के संतों को
कितने कांग्रेसियों का हृदय परिवर्तन कर पाए आप? अब ये कांग्रेस मेरा तो हो ही जो गया, कांग्रेस पार्टी से मेरा तो हो ही गया साहब। मुझे तो मैं तो आ ही गया, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे जितना सम्मान भाजपा ने दिया कांग्रेस में नहीं मिला। इस नगर का, अयोध्या जैसे नगर का राम मंदिर की स्थापना के समय यहाँ का प्रथम नागरिक बनाया। आईएएस बनने का सपना देखने वाला एक युवा कब परिस्थितियों के चलते कब एक महंत बन गया और कब एक आध्यात्मिक नगर का मेयर, कुछ पता ही नहीं चला। दिखने में बेहद बेहद शांत और सौम्य, उनसे बात करने पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक राजनेता से बात कर रहे हैं। राजनीति है तो जाहिर सी बात है, आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही, लेकिन जवाबदेही भी इस तरह से कि विरोधी भी लाजवाब हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के महापौर और 3 कलश मंदिर के महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आपका सबका स्वागत है। पहला सवाल आपके मंदिर को ही लेके कि 3 कलश मंदिर, ये नाम कैसे पड़ा? देखिए, हमारा मंदिर का जो आर्किटेक्ट है ना, उसमें एक स्पेशल बात है। स्पेशल बात यह है कि अयोध्या के सभी मंदिरों में आप जब उसके शिखर को देखेंगे तो किसी में 1 शिखर लगा है, किसी में 2 शिखर लगा है। जाने किन वजहों से, मुझे नहीं मालूम, जाने किन वजहों से हमारे मंदिर पे 3 शिखर लगा के अयोध्या का अकेला मंदिर है, इकलौता है। इस कारण से इसको 3 कलश मंदिर, कोई 3 त्रिशूल मंदिर, कोई 3 कंगूरा मंदिर, इस तरह से कहता है। उसके आर्किटेक्ट के कारण, शिखर के कारण। मैं इसके नाम से जुड़ी तमाम आपको चीजें और बताता हूँ। इसको तिवारी जी का मंदिर कहा जाता है। वैसे तो ये गुरुसदन बिहारी लाल जी का मंदिर है, मतलब भगवान के जो गुरु हैं उनके सदन में जो श्री विग्रह विराजमान है वो उनका मंदिर है ये, ठीक है। मतलब भगवान के गुरु हैं, उनके मंदिर में जो विराजमान है, इस कारण से उनको गुरुसदन बिहारी लाल कहा जाता है, और गुरुसदन बिहारी जी कहा जाता है माता जी को। लेकिन इसको तिवारी जी का मंदिर बहुत प्रचलित है। आप अयोध्या में कोई किसी से पूछोगे सब कहेंगे तिवारी जी का मंदिर। पंडित उमापति त्रिपाठी, जिनका जन्म 1793 में हुआ और 1873 तक यहाँ रहे हो, उनका पुण्य प्रताप ऐसा था, उनकी विद्वता ऐसी थी, उनके चमत्कार ऐसे थे, उनकी साधना ऐसी थी, उनकी तपस्या ऐसी थी कि तिवारी जी का मंदिर, तिवारी जी का मंदिर, तिवारी जी का मंदिर। और आज भी लोक श्रुति में, जनश्रुति में, लोक मान्यता में इसे तिवारी जी का ही मंदिर कहते हैं। आप एक संत महंत भी हैं मंदिर के और मेयर, ये दोनों का सामंजस्य कैसे बैठा? राम जी की सेवा है, उनकी नगरी की, राम जी की नगरी की सेवा करना क्या ये किसी संत के लिए सौभाग्य की बात नहीं। मैं देखिए, मैंने अपनी चुनावी सभा में ये बात कहा था, मैं आज दोहराता हूँ आपके सामने बात। मैंने अपनी चुनावी सभा में कहा था कि किसी के लिए तपस्या करना हो सकता है कि माला जपना हो, किसी के लिए तपस्या करना हो सकता है कि ग्रंथों का पारायण करना हो, किसी के लिए तपस्या करना हो सकता है कि कथा सुनना हो, कथा श्रवण करना हो, कथा कहना हो, तीर्थों के दर्शन करना हो। मेरे लिए, मेरे आराध्य के प्रति मेरी जो तपस्या है, मेरी जो साधना है, उनकी नगरी की सेवा करना, उनके लोगों की सेवा करना, उनकी साफ सफाई करना, यही मेरी तपस्या है, और इससे मुझे अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, मेयर का जब प्रत्याशी पद आपको घोषित किया गया था तो आपने कहा था आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी अयोध्या के प्रेम और विश्वास पर खरा उतरने की। हाँ, उस प्रेम और विश्वास पे अभी तक कितना खरा उतर पाया? मुझे लगता है कि मेरा 2.5 साल का आधा कार्यकाल, लगभग आधा उस पे है, और मुझे अयोध्या की जनता का भरपूर प्रेम मिला है, आज भी मिलता है। आप मेरे साथ चलिए, कब मैं दिखाता हूँ आपको। आज भी लोग मुझे मेयर के तौर पे कम, एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पे सम्मान ज्यादा करते हैं, और पता नहीं क्या है, एक विश्वास और प्रेम का रिश्ता अयोध्या के नगर के आम आदमी से मेरा है। और आप मेरे साथ कभी बैठिए, दिन भर आम आदमी के फोन आते रहते हैं कि मेरे साहब यहाँ पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पानी भर गया है, यहाँ सफाई नहीं हो रही, यहाँ लाइट नहीं जल रही है, हमारी टीम इसमें लगी रहती है। और आम आदमी मेरे साथ निरंतर संवाद में रहता है, और उसके संवाद से समाधान की स्थिति हम लोग ले जाते हैं। आपकी दूसरी चुनौती थी कि अयोध्या को एक आध्यात्मिक केंद्र की तरह स्थापित करना। हो रहा है। कितना उस पर कितना सफल हो आप देखो, आप बताओ, ये तो आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अयोध्या पूरी दुनिया की आध्यात्मिक संस्कृति का केंद्र बन के उभरा है। मेरा स्वप्न है, मेरा ये स्वप्न है कि अयोध्या पूरी दुनिया की आध्यात्मिक संस्कृति का केंद्र बने। क्योंकि कुछ ऐसे साधु संतों से हम लोगों ने सुना कि आध्यात्मिकता खत्म हो जा रही है। 22 करोड़ लोग आ गए साहब, बिना आध्यात्मिकता का क्या? एक वर्ष में 22 करोड़ लोग आ गए साहब। महाराज, ये शिकायत तो है लोगों में कि जो पौराणिकता है अयोध्या की, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही है। कहाँ प्रभावित हो रही है बताइए? ये मेरा नहीं ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैं आपको बृहस्पति कुंड का उदाहरण बता दूं। ये बात थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बीइंग ए मेयर मुझे इस पे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ। जैसे बृहस्पति कुंड है, बृहस्पति कुंड आज के 2 वर्ष पहले क्या था? गड्ढा था, कहीं बृहस्पति कुंड कहीं कुछ लिखा नहीं था, उसमें कुत्ते लौटते थे, आसपास अवैध लोगों का कब्जा था,
सारी बातें हो रही थी। आज वहां पर बृहस्पति कुंड का एक बड़ा सा साइन बोर्ड लग गया है पत्थर का। बृहस्पति कुंड का स्कंद पुराण में क्या महात्मा है इसका ये लिख उठा है, उसका अंग्रेजी तर्जुमा है वो लिख उठा है, एक बृहस्पति भगवान का उसमें चित्र बन गया है। और दक्षिण भारत के 3 उन महान कवियों का जिन्होंने राम भक्ति काव्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, त्यागराजा जी, अरुणाचल जी और पुरंदर जी, जिन्होंने राम भक्ति को दक्षिण भारत में लोकप्रिय किया, जन जन तक पहुंचाया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उस पर लगा दिया। और उन दक्षिण भारत के उन 3 महान कवियों के उसमें चित्र लगे हुए हैं। बृहस्पति भगवान की प्रेरणा से ऐसे 3 महान कवियों को यह प्रेरणा मिली थी कि साहब हम राम भक्ति का यहाँ प्रचार प्रसार करें, और उनको अयोध्या नगरी ने अपने हृदय में संजोया। अपने आप एक प्रकार से कह लीजिए वो जो वशिष्ठ कुंड का वो टेढ़ी बाजार का जो इलाका है तो एक प्रकार से अयोध्या का प्रवेश द्वार है। अब वहां पे दक्षिण भारत के सवाल तो यही उठ रहे हैं कि आप यहाँ मैं आप पौराणिकता की बात बताऊं आपको, दक्षिण भारत के संतों को, दक्षिण भारत नहीं 135 देशों में भगवान राम को मानने की संस्कृति मिली साहब। तो ये विरोध यहाँ पे संतों, जैसे एक हनुमत निवास के महाराज जी हैं, मिथिलेश चंद्रिका हमारे गुरु भाई हैं, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं और अयोध्या के एक मुखर आध्यात्मिक आवाज है। उनकी विद्वता के सभी लोग कायल हैं, हम लोग भी कायल हैं। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन हमसे किए हैं, हमारी उनकी बातचीत हुई है। एक दिन मैं गया हुआ था गोरखपुर, महाराज जी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ कार्यक्रम था, उसमें अयोध्या के ढेर सारे संत बैठे हुए थे। बृहस्पति कुंड को लेकर उन लोगों ने जो चिंताएं हमसे व्यक्त की थी, उन सारी चिंताओं को हम लोगों ने जिलाधिकारी से प्रयास करके, जिला प्रशासन से प्रयास करके उन सारी चिंताओं को हम लोगों ने उसमें दूर कराया। ये जो बृहस्पति कुंड का परिचय, बृहस्पति कुंड का नाम और बृहस्पति भगवान का चित्र, ये संतों के परामर्श से हुआ है। अब आदरणीय मिथिलेश नंदिनी शरण जी का भी एक परामर्श आया है और वो अयोध्या के बारे में अधिकृत विद्वान है, उन्होंने कोई परामर्श दिया है तो उसका भी हम लोग ख्याल करेंगे। आप बताओ, जो बृहस्पति कुंड अपनी दुरावस्था में थे आज दिव्यता से चमकता दमकता दिखाई पड़ता है। जो विभीषण कुंड अपनी एकदम गई गुजरी स्थिति में था, जो विभीषण कुंड चमकता दिखाई पड़ता है। आज आप हमारा विद्या कुंड देख लीजिए, आप हमारा दशरथ कुंड देख लीजिए, आप हमारा दंत धावन कुंड देख लीजिए, आप हमारा सूर्य कुंड देख लीजिए। इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको प्रयास किया है कि वहां पे जाने पे एक अनुभव आता है। इसके लिए हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ऋणी भी हैं। कहाँ से पौराणिकता उसकी नष्ट हो गई? विद्या कुंड है, अपने दिव्य स्वरूप में है, सीता कुंड है, अपने दिव्य स्वरूप में है, बृहस्पति कुंड है, विभीषण कुंड है, दशरथ कुंड है, सब अपने दिव्य स्वरूप में। कहना यह है कि दक्षिण भारत के संतों को प्राथमिकता देने से अच्छा आप यहाँ के संतों की, अब पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य की मूर्ति स्थापना होने जा रही है, पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य की स्थापना होने जा रही है। हमारे संप्रदाय के चारों आचार्यों के नाम पे राम जन्मभूमि के चारों गेट बनने जा रहे हैं। यहाँ के बीच में काट रहा हूँ, सारी चीजें आपकी सही है, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है। जैसे स्वामी पागलदास महाराज के नाम पे सड़क उद्घाटन पहले हुआ था, बाद में देखिए उसका तो मैं ही जिम्मेवार हूँ। उस सड़क का उद्घाटन या सड़क की स्थिति 2005 के आसपास थी। यह तथ्य हम लोगों से जानकारी में नहीं था। पागलदास हमारे सांस्कृतिक पूर्वज हैं, अयोध्या की सबसे बड़ी सांस्कृतिक हस्ती है। यह जब फिर हमको दक्षिण भारत के पूज्य स्वामी जयंत सरस्वती जी के लोगों ने मिला, लोगों ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हमारे आश्रम की सड़क आप अगर उनके नाम पे कर देंगे तो ये अच्छा रहेगा। हमने अपनी कार्यकारिणी में वो प्रस्ताव रखा, कार्यकारिणी भी उस बात पे सहमत हो गई। तब तक किसी को भी इस बात की सूचना नहीं थी कि यह स्वामी पागलदास जी के नाम पे। पहले वो मैं उसको अपनी चूक से उकार करता हूँ। अयोध्या की किसी भी सांस्कृतिक स्थिति में पागलदास जी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर उनके उत्तराधिकारियों से हमारी बात हुई, उनसे और सभी संतों से बात हुई। फिर हम लोगों ने उनकी स्मृति को संजोने के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं, वो आपको शीघ्र मिलेगा। शीघ्र आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। अयोध्या नगरी में पागलदास जी की स्मृति को संजोया जाएगा। अयोध्या के सांस्कृतिक पूर्वज हैं, उनको उसका उचित सम्मान दिया जाएगा। वो जो थोड़ी चूक हुई, वो मैं मानता हूँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि अगर मुझे ये इस बात की सूचना होती पहले से कि नहीं ये नाम 2005 में हो चुका, हमारे बोर्ड के रिकॉर्ड में कहीं वो था नहीं। अगर 2005 में उनके नाम पे वहां पे अगर कोई पत्थर भी वहां रहा होता तो ऐसा इतना सांस्कृतिक तौर पे मैं अंधा नहीं हूँ कि वहां पे उनका नाम हटा के ये चूक किस वजह से। और पागलदास जी का नाम सड़क पे होना हो अयोध्या वासियों के हृदय में, मेरे खुद के हृदय में है और उसको मैं सही स्थान दूंगा। मेरा मतलब उनके अनुयायियों से भी वादा है और उनके जो वहाँ पे लोग हैं उनसे हमारी बातचीत भी हो चुकी है और हम लोगों ने, हमारी टीम ने सर्वे करके वो सारी योजना बना भी ली कि हम लोग इस बात पे। शिक्षा और दीक्षा आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई, फिर आप दिल्ली भी गए, एक IAS या बनने का सिविल सर्विस हम लोगों के यहाँ उत्तर भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये वातावरण है कि हर व्यक्ति, किसी भी नौजवान का सपना होता है कि वो सिविल सर्विस में जाए। हम लोगों के यहाँ सबसे अल्टीमेट गोल ये माना जाता है कि योग्यता का सबसे बड़ा परिचायक आपका सिविल सर्वेंट हो जाना है। माना जाता है कि नहीं मानता? पढ़ाई लिखाई में बहुत
ठीक तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ठीक ठीक था। तो एक उस सपना कारण था आपका। एक सपना था और मैंने उसके लिए बहुत गंभीरता से प्रयास किया, ऐसा नहीं। मुख्य परीक्षा भी दी थी? मुख्य परीक्षाएं 2 बार हमने लिखी। सब्जेक्ट क्या थे हमारा? सब्जेक्ट मेरा हिंदी था, और हिंदी साहित्य था और इतिहास था। इतिहास था। तो अब वह भाग्य में नहीं था। मुख्य परीक्षाओं के देने के बाद इसी दरमियान मेरे पिता का देहांत। और मैं आपको एक घटना बताऊं, मैं मध्य प्रदेश पीसीएस का मेंस लिखने जा रहा था रतलाम। रास्ते में किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी और वो राधा कृष्णन जी की जो गीता है नहीं, प्रभात बुक डिपो प्रभात की किसी की, वो वहां पे वो बिक्री के लिए मैंने उसे खरीद लिया और उस रास्ते भर उसको पढ़ता गया, गीता पढ़ता गया। मन में तभी से कहीं ना कहीं एक अंकुर फूट गया कि यार इतनी बड़ी धार्मिक विरासत तुम्हारे पास है, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। और मैंने अपने अध्ययन के साथ साथ जो भी धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों का अध्ययन वहां कर सकते थे वो मैंने किया, वहां तैयार होकर यहाँ पर आया, ऐसा नहीं है। अच्छा। बिना, मेरा संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है, मुझे संस्कृत एकदम नहीं आती है, एकदम नहीं आती। तो हमारे आसपास के वातावरण में संस्कृत वाले लोग रहते हैं, उनसे कह के वो लोग जो बोलते चलते हैं वही श्लोक सुना के मैं अपना काम चला लेता हूँ। तो दीक्षा, मेरे एकदम संस्कृत मुझे नहीं आती। दीक्षा पिताजी से? दीक्षा हमारे यहाँ परंपरा है, राम मंत्र की दीक्षा देने की हमारे यहाँ परंपरा है, 7 पीढ़ियों से हम लोग दे रहे हैं। शिक्षा का एडवांस वर्जन है दीक्षा। शिक्षित होकर व्यक्ति सामाजिक तौर चीजों पे, बाह्य सूचनाओं पे, दीक्षित होकर व्यक्ति अपने आंतरिक जीवन से संबंधित होके, अपने स्वास्थ्य से संबंधित होके परम चैतन्य से संपर्क उसका हो सकता है। शिक्षा एज अ फर्स्ट फॉर्म, दीक्षा उसका एडवांस फॉर्म है। एक शिक्षित व्यक्ति ये नहीं कह सकते कि वही दीक्षित हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति को अपने उत्तर जीवन में या अपने उत्तर काल में या अपने जीवन की परिपक्वता के लिए जिस आंतरिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिस विजन की आवश्यकता होती है, जिस चेतना के साथ उसके निरंतर संपर्क की आवश्यकता है, वो सब उसको दीक्षा प्रदान करता है। अच्छा, पिताजी की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद भर्ती, उस समय आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे क्या? हाँ, मैं वही लास्ट मैंने वही पीसीएस लिखा था दिसंबर 2000। पिताजी का देहांत तो जनवरी 2016 में हुआ, नहीं 2016 जनवरी 2002 में हुआ, और लास्ट मैंने वही लिखा पीसीएस। और अच्छा हाँ, नहीं यहाँ आ गए थे, मेंस की परीक्षाएं बाकी थी, वही लिखा। फिर लिखते लिखते मन में हो गया था कि होना होगा, होगा नहीं होगा, नमस्ते आप ये भी कह सकते हैं एक प्रकार से मैं अपने पलायन को बहुत बहुत ग्लोरीफाई करके आपको बता रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे आज ऐसी जगह पे पहुंचाया। मेरे अंदर, मेरे नेतृत्व में बहुत से सिविल सर्वेंट काम कर रहे हैं। कुछ काम तो ईश्वर के अनुरूप ही होते हैं, भगवान। अच्छा, अब आते हैं राजनीति की तरफ। आप 2004 में कांग्रेस से जुड़े और उसके एक आनुषंगिक संगठन थे आम आदमी का सिपाही में राष्ट्रीय सचिव या राष्ट्रीय संयोजक बने। ठीक है। और असम में काफी काम किया। असम में काम किया। अनुभव कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। असम के लोग बहुत सीधे साधे, कल्चरली बहुत जागरूक हैं। मैं विशेषकर मैं सिलचर वाले इलाके में काम करता था, तो वो बंगाली समाज था वहाँ, उसमें भी असम में सिलचर और असम को लेकर एक धुंध रहता है, तो वहाँ पे काम करने में अच्छा लगता था। सीधे साधे लोग, अच्छे से काम करने वाले लोग, करता था काम। अच्छा, आपने कहा कि हम राम के हैं, राम के थे और राम के रहेंगे। हाँ। क्या ये भी कारण कांग्रेस से मोह भंग का था? मैं बताऊं आपको, जब मैंने भगवान के साहित्य का अध्ययन शुरू किया, रामायण के, रामचरितमानस के अवगाहन में गया, उनसे जुड़ी बहुत से स्क्रिप्ट्स को पढ़ा, बहुत सी टीकाओं को पढ़ा, यहाँ पे संतों का सत्संग किया। ये कभी कभी लगता था मन में, ये बात कुरेदती थी कि राम जी का मंदिर तो बनेगा ही, लेकिन मैं जिस राजनीतिक दल में हूँ वहां अगर एक मुट्ठी अगर मिट्टी भी डालने जाऊंगा तो मेरे ऊपर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। मेरा चित्त, मेरा हृदय, मेरी भावना राम के प्रति समर्पित है, मेरी पार्टी उसके विपरीत में है। तो ये चीजें, एक मन में अंतर विरोध, इन सब चीजों को लेकर द्वंद्व चलता था। ये अंतर विरोध 8 सालों तक चला आपके अंदर? ये काफी दिन चला। 2004 से 2004 नहीं, देखिए मेरी कांग्रेसी पृष्ठभूमि का कारण था, मेरे पिता कांग्रेस के लीडर थे। अच्छा। इंदिरा गांधी से उनका सीधा संपर्क था। वो एक बार कांग्रेस के टिकट पे यहाँ पे अयोध्या नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े। तो कांग्रेस हमारी पारिवारिक परिस्थितियों में, हमारी परंपरा में था। दूसरा, अमेठी में जहाँ हमारा ज्यादा प्रभाव है, चूंकि वहाँ पे गांधी फैमिली का वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, तो उस कारण से उन लोगों से भी हम लोगों का संपर्क था। लेकिन ये जब बातें धीरे धीरे आदमी उसका मानसिक परिवर्तन होता रहता है, तो बात समझ में आने लगी थी धीरे धीरे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सनातन धर्म के विपरीत है, और यह कम से कम राम मंदिर के तो विपरीत है। और कम से कम अपने किसी कार्यकर्ता को इस बात के लिए तो अलाउ नहीं करेगी कि राम मंदिर निर्माण में जाके खड़ा हो। हमारे जीवन में, हमारी पीढ़ी में, हमारे सामने राम मंदिर बन रहा हो और साहब हम उसमें खड़े ना हो सके,
ये बात मन में रहती थी। अब आप उसको चाहे जिस कंटेक्स्ट से जोड़िए, मैं आपको अपने हृदय की भावना बता रहा हूँ कि ये बात मन में रहती थी कि साहब कांग्रेस इसके विरोधी। हृदय से याद आया, आपने कहा कि मैं चाहता हूँ लोगों के हृदय में राम बसे। मेरा आपने इस पर एक किताब भी लिखी, मेरी किताब हृदय में राम। मेरा बहुत काम है इस पे। काम यह है, आप कभी भी रामचरितमानस को पढ़िए, सुंदरकांड को पढ़िए। हनुमान जी जिस भी स्थिति के लिए उन्होंने कोई काम आगे किया है, तो चाहे प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, ठीक, वो पैठा नगर सुमर नरहरि, ऐसा करके, मतलब हनुमान जी जिस भी स्थिति में गए हैं, पहले एक बार भगवान को इस पर अपने हृदय में भगवान को बैठाएं, फिर आगे। हनुमान जी की सफलता का राज उनके हृदय में भगवान का रहना है। सुंदरकांड में और आगे बढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि तबलग उर बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना, जबलग उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता। आप व्यक्ति का हृदय तब तक तमाम दुर्बलताओं से, अशांति से घिरा रहेगा जब तक उसके हृदय में राम। ये कंसेप्ट मुझे वहां पे समझ में आया। दूसरा, एक उसमें अयोध्या कांड में जहाँ पे वाल्मीकि जी का प्रसंग है, उसमें वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे से उन 14 स्थितियों का, परिस्थितियों का जिक्र किया है जिस कारण से व्यक्ति के हृदयों में राम आते। बहुत साधारण सी बातें। ये सारे प्रसंग मुझे बहुत अपील करते थे। इसी कंसेप्ट में मैंने अपना एक कार्यक्रम तैयार किया, हृदय में राम। 1 घंटे 2 घंटे का भगवान के बारे में उसमें बातचीत होती थी, थोड़ा सा कीर्तन होता था और लोगों से संवाद होता था। फिर उसी को हमने बुक फॉर्म में किया। मैं आज भी कहता हूँ, अयोध्या की धरती पे बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ कि हमारे आराध्य आपके हृदय में आएंगे, आपके हृदय शांत, निर्मल और उसमें एक आनंद का वातावरण रहेगा। तो जैसे ये आपने लिखा, तो क्या कितने कांग्रेसियों का हृदय परिवर्तन कर पाए आप? अब ये कांग्रेस मेरा तो हो ही गया, कांग्रेस पार्टी से मेरा तो हो ही गया साहब। मुझे तो, मैं तो आ ही गया और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे जितना सम्मान भाजपा ने दिया, कांग्रेस में नहीं। इस नगर का, अयोध्या जैसे नगर का राम मंदिर की स्थापना के समय यहाँ का प्रथम नागरिक बनाया, ये क्या कोई साधारण सम्मान है? तो आपकी नजर में क्या लगता है, कांग्रेस का सत्ता से दूर होना कहीं न कहीं राम विरोध है? देखिए, कांग्रेस आंदोलन से उपजी पार्टी थी। मेरे पितामह, उनके तपस्या में यह सामर्थ्य थी कि उन्होंने भगवान के मुकुट को झुका दिया, ऐसी लोक चर्चा है। मेरे अंदर तो आना है आप, इस कहानी पे हम लोग मैं बताता हूँ। मेरे पितामह के अंदर यह सामर्थ्य थी कि उन्होंने अपनी तपस्या से कहा कि भगवान, आज मेरी परीक्षा है और आप ये सिद्ध करिए कि आप हमारे गुरु हैं। और भगवान का मुकुट झुक गया। ठीक साहब, मेरे अंदर तो वो सामर्थ्य नहीं। अब मुझे अगर गुरु वशिष्ठ के तौर पे हमसे हमारे पितामह की अपेक्षा किया जाना, उनकी योग्यता थी, उनकी मेरिट थी, उनकी तपस्या थी, उनकी क्षमता थी, तो राजनीति में विरासत नहीं चलेगी साहब, राजनीति में मेरिट चलेगी। हम फलाने के लड़के इस कारण से हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो, ये भावना गलत है। हम फलाने के लड़के इस कारण से हमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो, ये भावना गलत है। ये जो दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, अगर इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को इनसे हटा लिया जाए तो इनकी क्या योग्यता है? एक आम आदमी अपने संघर्ष से, अपने जज्बे से, अपने समर्पण से लोकतंत्र की ऊंचाइयां चाहे और देश का प्रधानमंत्री बने। ये बात समझ में आती है? अब साहब, हमारे परदादा भी प्रधानमंत्री थे, उनके लड़के भी प्रधानमंत्री थे, उनके लड़के भी प्रधानमंत्री थे, ये भी प्रधानमंत्री, ये बात है ना। राजा के घर में राजा नहीं पैदा हो गया साहब। तो कांग्रेस तो इसी कॉन्सेप्ट पे है। कांग्रेस की दुर्दशा सिर्फ इस कारण से। कांग्रेस क्या और भी पार्टियां। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दोनों में मेच्योर नेता किसे मानूं? आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या बता दें इनके बारे में, बताइए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजनीति में पारिवारिक विरासत को के संचालन के लिए जनता से पूछा जाता है। नहीं, वो आपने कहा, इसलिए सवाल मैंने अपने उठाया। एकदम ये गलत। मैच्योरनेस तो किसी में नहीं दिखती है, दिखती तो किसी में नहीं है। एक परिपक्व राजनेता की तरह कोई बात करते हैं, दिखते नहीं है कोई। ठीक है। अयोध्या में जब से नगर निगम बना है, विकास तो हुआ है, आप नजर भी आता है, दिखा है लोगों को, लेकिन साथ ही साथ भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी आती हैं। अभी आजकल तो हम एक शिकायत से जूझ रहे हैं। हमारे प्रश्न, सवाल वही है आपसे, हमारे समाजवादी पार्टी के जो विधायक, हमारा जवाब अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जवाब भी दिया है। ऑडिट की आपत्तियां आना किसी भी सार्वजनिक संस्था के लिए एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। उसके लिए हमको फिर समय मिलता है कि ये आपत्तियां आई हैं, इसमें आप संस्था का क्या जवाब है। फिर हम लोग उन सारी पत्रावलियों को दुरुस्त करके लोगों के सामने ले जाते हैं।
फिर उसके बाद आपत्तियों का निस्तारण होता है। अगर उसके बाद भी वो आपत्तियां बनी रहती हैं तो लोक लेखा समिति में जाती है, वहां पे हमारे नगर आयुक्त जाके उनका जवाब देते हैं। इसके बाद भी अगर कहीं कोई समस्या बनती है तो कार्रवाई। ये एक पूरी प्रक्रिया है और साल दर साल चलती रहती है। जो ऑडिट रिपोर्ट जिसके कारण से अभी समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता उस पर वो है, वह ऑडिट की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, प्रारंभिक रिपोर्ट है साहब। और उसका भी हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि उसके में भी ज्यादातर प्रश्नों के जवाब हमारे पास हैं। हमारे विभाग ने उसकी तैयारी कर रखी है, वो भी कुछ दिन में जारी कर देंगे। कहीं कोई बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप पे इस हद तक आ गया, उसमें आपका नाम शामिल हो गया। और अब जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो उसमें जो भी उसमें अथॉरिटीज रहेंगी कि भाई महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, नगर आयुक्त फलाने, लेखाकार फलाने, तो वो उसका एक प्रोसेस है, वो खाली उस रिपोर्ट में मेंशन है। बाकी नगर निगम की वित्तीय स्थितियों से महापौर का सीधा वो हस्तक्षेप नहीं होता, सीधा संबंध नहीं होता उसका। आपत्तियां हमारे सामने हमको संज्ञान में थी और हमारा विभाग उस पर कार्य कर रहा था, आगे भी कार्रवाई करेगा। और मैं फिर कहता हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अयोध्या की राजनीति में तो व्यक्तिगत तौर पे आरोप लगाने की प्रथा रही नहीं, ये नई परिपाटी शुरू हुई है। वो नाम लेके इससे मन व्यथित नहीं होता आपका? क्या कर सकते हैं, राम जी की सेवा है, हमारे राम जी को 14 वर्ष वनवास झेलना पड़ा कि नहीं झेलना पड़ा, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। हम लोग अगर कोई सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं तो उसमें आरोप प्रत्यारोप ये सब चलते हैं, लगेंगे, लगाएंगे, लेकिन आरोप लगाने वालों की भी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उनका भी एक अपना खुद का आचरण होना चाहिए। किसके क्या आचरण है समाज में, कहीं किसी से छिपा नहीं, सारी दुनिया जानती है कि कौन क्या था और क्या हो गया, कौन क्या है और कैसे है। इसमें बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। समय के साथ सारी चीजें, हमारी अयोध्या की महानगर की जनता जिसने मुझे इतने प्रेम से निर्वाचित करके इस नगर का प्रथम नागरिक बनाया, उन सारी चीजों की सच्चाई जानता है और वही उसका निर्णय करेगी। एक उसके विभाग के मंत्री रह चुके हैं, ऑडिट प्रक्रिया को समझना चाहिए था। फिर उनका कोई प्रश्न होता तो हम लोग उसको जवाब देते, इसका भी जवाब देंगे, उन्होंने जो आरोप लगाए उसका भी जवाब देंगे। उनको उनके साथ साथ अयोध्या महानगर की जनता को भी उससे संतुष्ट करेंगे। उसके बाद भी अगर कहीं कोई शिकायत बचती है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, अयोध्या में आप लोगों ने एक शुरू किया था, सरकार आपके द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया था, तो कितना प्रभाव पड़ा इसका? बहुत प्रभाव पड़ता है। आप जिस वार्डों में हम गए उसका उनके वहां के जाके रिजल्ट देखिए। जैसे हम जाते हैं तो हमारे साथ हमारे नगर आयुक्त, हमारी पूरी टीम, हमारे पार्षद, अभी भी चल रहा है, कल सुबह कार्यक्रम। तो हम जाते, एक वार्ड को हम लोग चिन्हित कर लेते कि भाई आज इस वार्ड में आएंगे। हम लोग गए तो वहाँ के लोग इंतजार करते रहते कि भाई आज पूरी टीम आ रही, तो सफाई, पेयजल, लाइट, छोटे मोटे निर्माण, जो कुछ भी समस्याएं रहती जनता सीधे हमको बताती है। और हम लोग बहुत सी समस्याओं को तो निस्तारण मौके पे ही कर देते हैं। छोटे मोटे निर्माण कार्य या सारी चीजें बचती हैं उसको हम लोग बाद में करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जनता ने हमें प्रतिनिधि चुना है तो हमारी वो पूरी अथॉरिटी, हमारी पूरी टीम आपके पास आ रही है, आपके दरवाजे पे नॉक करके आपसे संवाद कर रही है और आपकी समस्याओं का समाधान। अच्छा, जब आप मोहल्ले में जाते हैं, एक समस्या हर मोहल्ले की है, तो मैंने देखा है, नाली के ऊपर लोग सीढ़ी बना लेते, उससे क्या था, सड़कें मोहल्ले की जो 18 फीट की, ये गलत बात है। इस लोगों को अपनी सुविधाओं के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं कोई रैंप बनाने की इस तरह की बात आती है तो हम अपने सुपरवाइजर से, अपने सफाई इंस्पेक्टर से इस बात के लिए कहते हैं कि इनको जाके बताओ कि रैंप ठीक कर लें। नोटिस भी करते हैं और हम आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करेंगे कि आपकी गाड़ी आपके रैंप के माध्यम से आपके घर में जाए, ये अच्छी बात है, लेकिन लोगों की गाड़ी आपके सामने वाली सड़क पे चलती रहे, इसका भी ध्यान रखें। आपका रैंप सड़क पे नहीं रहे। अच्छा, स्वच्छता रैंकिंग में अयोध्या का 28वां स्थान था, इसके लिए आपको अयोध्या नगर निगम को बहुत सारी बधाई, बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम ने बहुत प्रयास किया उसके लिए। ढेर सारे पैरामीटर्स होते हैं, कभी कभी लोग सोशल मीडिया में प्रश्न उठाते हैं, ऐसे कैसे हो गया, और दिखाएं हम, ये सवाल आता है, हम आपको दिखाते हैं। एक एक पैरामीटर है उसके, कैसे हमारे सार्वजनिक शौचालयों की क्या व्यवस्था है, हमारे सार्वजनिक हाट की क्या व्यवस्था है, हमारी रोज की सफाई की क्या व्यवस्था है। कुछ एक चीजें, चूंकि अयोध्या नगर निगम नया बना है, जैसे हमारे कूड़ा निस्तारण की व्यवस्थाएं, अभी हमारा जो पिरखौली में हम लोगों ने प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो जिस दिन से फंक्शनल हो जाएगा, हमारी एसटीपी जिस दिन से फंक्शनल हो जाएगी, तो हमारी रैंकिंग 28 से 10 के अंदर आ जाएगी साहब, क्योंकि उसके पैरामीटर्स हैं। हमारी शकल देख के वो नंबर नहीं मिल सकता, रामलला के दर्शन करके वो नंबर नहीं मिलेगा। वो नंबर तभी मिलेगा आपको जब आप उस रैंकिंग में आप परफॉर्म करोगे, उस पैरामीटर में परफॉर्म करोगे, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। लोगों का ये कहना रहता है रामपथ पर तो सफाई बहुत अच्छी दिखती है, अक्सर हम लोग भी आते जाते देखते हैं कूड़ा हटाया जा रहा है, ये वो, लेकिन गली मोहल्लों में करते हैं, और जहां पे भी शिकायत आ रही है वहां पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अच्छे से सफाई कर रहे हैं। आपको फर्क दिखता होगा, अयोध्या आने जाने वाले लोगों को फर्क दिखता है इन सब चीजों। नहीं, रामपथ पर तो देखा हम लोगों ने, रात में मार्केट भी निकले तो वहां भी सफाई हो रही है, हमारी टीम 24 घंटे लीटर पिक करती रहती है।
अयोध्या में आवारा कुत्तों की जो को जन्म के लिए उसे भवन बनाया जाना था, बर्थ कंट्रोल रूम। एक हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल का एक हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे, जो हमारी वो है गौशाला, हमने 2000 से ज्यादा कुत्तों का बंध्याकरण किया हुआ है। अच्छा। हाँ, वो हम ले जाते हैं। उनकी संख्या रोडों पे आज भी यथावत नजर आती है। देखो हम जैसे वो कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे वो कंट्रोल होगा। हम उनको मार नहीं सकते, उनको यहाँ से बाहर नहीं कर सकते। हाँ। उनको ले जाते हैं प्रॉपर, उनको 3 दिन हम लोग भर्ती करते हैं, फिर उनका ऑपरेशन करते हैं, फिर लाके उनको। अच्छा, बंदरों के लिए भी ऐसी कोई प्लान? बंदरों से बड़ी समस्या हो स्थानीय लोगों को भी और जो बाहर से। देखिए कुछ उसमें धार्मिक और आस्था का भी प्रश्न है, इसलिए बंदरों के खिलाफ कहीं कोई सी बात। अयोध्या में बंदर अयोध्या के जीवन के स्वाभाविक हिस्सा है, अंग है, और अयोध्यावासी उनके साथ रहना जानते हैं, रहेंगे, क्या दिक्कत। आप तो सीख ही लिया। मैं बताऊँ आपको, मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था साहब, ठीक है। अब दिल्ली में हम लोग मान ली कभी भोजन करने चले तो दरवाजा खोल के भोजन करने लगते थे। मेरे मन में आता था, मैं उठ के जाके दरवाजा बंद करने लगता था कि अरे बंदर ना आ जाए वहां पर, वहां तो बंदर नहीं था। तो हम बंदर हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर गए, और वो अच्छी बात है। हम लोग बंदरों बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कत होती है। बंदर उनका नटखटपन, उनका वो सारी चीजें, वो सब भी यहाँ के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। अयोध्या को विश्व संस्कृत राजधानी आप बना, कितने करीब पहुंच गए उसके? देखिए, एक जीवन मूल्य के तौर पर, एक जीवन के आदर्शों के तौर पर हमारे भगवान का जो चरित्र है वह पूरी दुनिया को आज भी प्रेरित कर रहा है। किसी को आदर्श राजा बनना होगा, किसी को आदर्श परिवार का संचालक बनना होगा, किसी को आदर्श भाई बनना होगा, किसी को आदर्श शत्रु बनना होगा, तो भी भगवान की तरफ देखना पड़ेगा। पूरी दुनिया की संस्कृति की तमाम समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ राम में है, और वो कर रहे हैं हम लोग। राम मंदिर बन रहा है, तो अब धीरे धीरे जब राम मंदिर बनता है तो फिर लोगों के उस संस्कृति पे चर्चा होती है, लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अयोध्या का वातावरण इस तरह से बन रहा है। एक लाइन है कि सो जाने ही दे जनाई, जाने ही तुम्हें हो जाई। जो आप जिसको जनाना चाहेंगे वही जानेगा, लेकिन आपको जानने के बाद फिर आपका हो जाएगा, ये कंफर्म है। अयोध्या में वह वातावरण बन रहा है कि अयोध्या आने वाला व्यक्ति राम को जान जाए, और जो राम का जान जाएगा वो राम का हो जाएगा। अयोध्या में शहीदों के लिए वार मेमोरियल बनाने का आपने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है, तो कहाँ तक काम कुछ? अब अभी प्रस्ताव है, राज्य सरकार ने उसको अभी इस पर संज्ञान नहीं लिया। सैनिकों के लिए वाटर टैक्स, हाउस टैक्स माफ करने की बात बोर्ड की बैठक में इसको करेंगे। अभी हुआ नहीं? अभी हुआ नहीं, तब तक उम्मीद है जल्दी करेंगे। अच्छा, कुंड की बात आई, कुंड में अग्निकुंड है, उसका भी सौंदर्यीकरण हुआ पिछली सरकारों में। तो फेसबुक पे कुछ फोटोज आई कि अब उसमें घास उगा। देखो हम बताएं आपको, मैं कुंडों के लेके, कुंड अभी क्या है, उसको पर्यटन बना रहा है, ठीक है। हम लोगों ने, नगर निगम ने एक चिट्ठी दे रखी है कि आप हमें इसे हैंड ओवर कर दो। हम इन सारे कुंडों पे एक कल्चरल रोस्टर बनाना चाहते हैं कि साहब आज इस कुंड पे ये फलाना गीत होगा, आज इस कुंड पे फलाना परफॉर्मेंस होगा। पहली बात। दूसरी बात, हम इन सारे कुंडों को वहाँ के संबंधित निवासियों को, वहाँ के आसपास के निवासियों को, संतों महंतों को देना चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ आरती करें, उसकी साफ सफाई में लगे। कुंड उसको बना देना आसान है, उसको मेंटेन करना आसान है, लेकिन उसे एक हैपनिंग प्लेस बनाना ये समाज की जिम्मेदारी। वही था, वो अग्निकुंड इतना सुंदर बना था, अब उसको समाज ने उसको ध्यान दिया होता तो इस कारण से सरकार तो जो कर ही रही, निगम जो कर रहा है वो करेगा ही, लेकिन अपना प्रयास है कि कैसे एक बार जब हमें वो हैंडओवर हो जाएगा तो अयोध्या के नागरिकों से हम संवाद करके बहुत से लोगों को इस तरह से, जैसे आप जाइए वृंदावन कुंड पे, वहाँ पे नृत्य आरती वहाँ के लोग करते हैं। अच्छा। विभीषण वहाँ पे आप जाइए, विद्या कुंड पे, वहाँ पे अभी देखिए नवरात्रि में बहुत अच्छा वहाँ के लोगों ने अपना आरती और उत्सव सारा संपन्न किया। इन सारे उत्सवों को करने का काम सरकार का नहीं है, ये जनता है, समाज का काम है, और समाज को उसमें आगे आना चाहिए। अयोध्या के तमाम जागरूक संतों महंतों से भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जहां पे भी आपके आसपास पौराणिक स्थल हैं, उस पे क्या धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, इस पे वो भी अपनी ऊर्जा लगाएं और अपना समय दें, ताकि हम इन सब चीजों को व्यवस्थित कर सकें। मतलब सौंदर्यीकरण का काम आपका हम करेंगे, बाकी जनता को संस्कृति संचालित तो जनता करेगी। अयोध्या के संतों महंतों में वो सामर्थ्य है। सबके यहाँ देखिए कथा, भागवत, गीत, संगीत सब कार्यक्रम होते रहते हैं, तो ये अयोध्या महानगर उनका है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो आगे बढ़ के करेंगे भी। तमाम नागरिकों को भी जागना पड़ेगा। अगर हमारे बगल में विद्या कुंड बन गया साहब, तो उसमें कुछ गतिविधि चलती रहे, उसकी कुछ सांस्कृतिक व्यवस्थाएं बने, ये विद्या कुंड के आसपास के लोगों की जिम्मेदारी है। सरकार कहाँ तक करेगी आखिरकार। और अयोध्या में संतों महंतों में वो सामर्थ्य है भाई, पूरे इस क्षेत्र की संस्कृति को संभाल के रखा उन लोगों ने, वो करेंगे। हमारे बहुत से लोगों से संवाद भी हुए इस मामले में। एक गोल्फ कोर्स चलती है आस्था रथ के नाम से, आज भी हम लोग आ रहे थे, उसमें देखा तो टेढ़ी बाजार का नाम आज भी टेढ़ी बाजार ही था। डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाती है उसको, हम बात कर सकते हैं उसके
वो नाम बदलने का फायदा क्या होता है फिर, जब हम पुराना नाम ही रखना है तो? डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका संचालन करती है, बात। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, अभी दीपोत्सव आने वाला है, इसमें जैसे देखते हैं कि स्थानीय नागरिकों को बहुत दिक्कत होती है आने जाने से, भीड़ काफी हो जाती है, इसके लिए क्या प्रयास है? हर बार प्रयास किया जाता है कि जैसे मुख्यमंत्री जी का काफिला वहाँ से आगे बढ़ जाए, उसके बाद हम लोगों से संवाद करके वहाँ पे जाएं लोग। लेकिन अब चूंकि जगह छोटी है, वहाँ 30,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स वहाँ पहले से ही रहते हैं, तो उसके बाद फिर वो थोड़ा पब्लिक का आना, और इसीलिए वहाँ पे जो परफॉर्मेंसेज होते हैं उसको हम लोग दोबारा करवाते भी हैं, ठीक है, तो वो हम लोग उसको करवाते भी हैं, इस बार भी करवाएंगे। त्योहार का समय है, छोटी दीपावली, लोगों को बाजार हाट जाना रहता है। अच्छा, आप ये सोचो ना, बाजार हाट तो सबको जाना रहता है, लेकिन अयोध्या का दीपोत्सव आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनी है। अच्छा, जिस कारण से पूरी दुनिया में दीपोत्सव मनाया जाता है, वही उसी नगरी में अगर दीपोत्सव में सूनापन हो तो कितना नहीं, खराब है। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, दीपोत्सव होना चाहिए, तो जैसे क्या इस पब्लिक को हैंड ओवर किया जा सकता है कि इस बात की संभावनाएं हैं कि अब सरकार धीरे धीरे वहाँ पे, जैसे बनारस में देव दिवाली होती है, लोग अपने घरों से दिया उनको 5-11 जिसको जैसा सुविधा है लाके खुद जलाते हैं परिवार सहित, तो ये इसमें यहाँ पे भी होना चाहिए। हाँ, स्थानीय लोगों की भागीदारी तो उनको अच्छा भी लगता है। इतना अच्छी रामपेड़ी है, लोग जाके दिया जलाएं, वो अच्छा भी लगेगा। और ऐसा नहीं है सारे चौक चौराहों पे, गुप्तार घाट पे, यहाँ अयोध्या के लोग ही तो जलाते हैं। जो सर जो आरती का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है वो अयोध्या के लोग ही तो करेंगे उसको, बाहर का आदमी थोड़ा करेंगे। तो ये धीरे धीरे सारी चीजें रूटीन में आ रही, परंपरा में आ रही है। अच्छा, दीपोत्सव में जो टेंडर जारी हुआ नगर निगम द्वारा, एक सवाल उठ रहा है, देख लेते हैं। तो टेंडर की प्रक्रिया है एकदम बहुत पारदर्शी, ऑनलाइन सारे टेंडर हैं, शॉर्ट टाइम पे कैसे काम कराना है। इन केस मान लीजिए उस कोई अनियमितता होगी तो कैंसिल हो जाएगा। अनियमितता की बात नहीं आती महाराज जी, बात ये आती, मान लीजिए वो टेंडर उस स्टैंडर्ड कोई मानक पे खरा नहीं उतर पा रहा है, देखिए गुणवत्ता की जांच तो करेंगे ही। अगर कहीं कोई गुणवत्ता की शिकायत आती है या टेंडर में कोई अनियमितता की शिकायत आती है तो कार्रवाई होगी उसमें क्या। विरोधी इसका भी ये भी सवाल उठा करेंगे भाई, करेंगे ही। आप हमारी स्थिति समझने का प्रयास करो। दीपोत्सव है, पूरी दुनिया की नजर उस पर है, तो हमें काम जल्दी जल्दी कराना है। तो हो सकता है टेंडर की वो प्रक्रिया, फंड अलॉटमेंट की स्थिति है, सरकार सैंक्शन करेगी तभी हम उसको करेंगे, तो प्रक्रिया है, उसमें हो सकता है कि कुछ अगर और कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। है तो सारी चीजें ऑनलाइन ना, पब्लिक डोमेन में है, कोई हम लोग अपने जेब से निकाल के किसी जेब में तो डाल नहीं रहे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये हमेशा बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की, लेकिन इस बार के दीपोत्सव में जो स्थानीय कुम्हार है नहीं दिए नहीं लिए जा रहे। नहीं लिए जा रहे हैं दिए। नहीं, आधी शिकायत आई, विधायक जी गए, किसी के यहाँ शिकायत आई होगी, बात दूसरी, हमें एकदम पूरी जानकारी है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात नहीं। बाकी अयोध्या के कुम्हार संपन्न हुए हैं। हमें गोबर के दिए हम लोगों ने कितने बनवाए उसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं। आज हमें बहराइच से लोगों ने गोबर के दिए भेजे हैं। अयोध्या तो अब उन्हीं के मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ही काम एकदम हो रहा है। अच्छा, आप लोग जिले में पौधारोपण का अभियान जोर शोर से चला रहे, लेकिन रामपथ पर बहुत पेड़ काटे, स्कोप कम है। रामपथ का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि उस पर थोड़ा स्कोप कम है, क्योंकि जो बीच में ड्रेन डक्ट है, जो बीच में डिवाइडर है, उस पर हम कर नहीं सकते। फुटपाथ में लोगों का हम लोग भी देखते हैं पौधारोपण छोड़िए वृक्षारोपण हो जा रहा है। हम करेंगे तमाम। अभी एक एजेंसी है जिसने हम पूरा वृक्ष लाके प्लांट कर दिया, तो उन्होंने कुछ वो अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इस पे आगे बढ़ सकते हैं। करेंगे। तपोवन भी कुछ बना रहे हैं। तपोवन का कल उद्घाटन ही है, मियावाकी वहाँ पे है। इसके अलावा हम लोग ये जो जमथरा और ये तिहुरा माझा, यहाँ पे एक बड़े वन क्षेत्र का भी प्रोविजन होने वाला है। अयोध्या उस कार्बन सिंह कैसे कर सकता है, इसको सबको ध्यान में। रामपथ पे सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की आती है और आए दिन झड़प। अयोध्या में हम लोगों ने पार्किंग अच्छे से बना रखी है। देखिए 2 टेढ़ी बाजार में है, एक हमारा ये राम कथा पार्क में 2 एक पक्की पार्किंग, कच्ची पार्किंग है, एक सरयू घाट पे पार्किंग पर्याप्त है। और हम लोगों ने प्राइवेट पार्किंग को भी ऑन बोर्ड कर रखा है। पार्किंग रामपथ अयोध्या ही नहीं महाराज जी, आप शहादतगंज से लेके शहादतगंज के हमारे पीछे जो कचहरी के पीछे पार्किंग है, वकील साहब लोगों को उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा भी हम लोग जैसे पुराना नरेंद्रालय है, इसको भी हम लोगों ने क्या रखा कि पार्किंग इसको बना दिया जाए। या हम लोग चौक में मच्छरहाटा में जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पार्किंग बना रही है, तो वो सभी चीजें एक बार बन जाएंगी। तो अभी उस पर काम चल रहा है। अच्छा, इसी वजह से अयोध्या में 200 ई बसों की शुरुआत की थी आप लोग? नहीं, वो तो स्थापना के समय मिली थी। अभी समय कम है, अभी 25 रह गई। अभी कम। तो क्या कारण यही है? नहीं, ई बसेस बहुत अच्छी हैं, यहाँ के लिए बहुत उपयोगी। हम लोग उसकी बार बार मांग भी करते हैं। एक उसमें आने जाने में एक अनुभव भी होता है लोगों को। कम कर दी गई, उतनी ही आवश्यकता थी। पहले अन्य रूट्स पे भी चलती थी, अब खाली रामपथ पे चलती है। आपका शीर्ष नेतृत्व हमेशा ऑपरेशन सिंदूर की बात करता रहता है, लेकिन मैच खेलने से मना नहीं कर पाता। तो विवशता क्या है इसकी?
जिन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उन लोगों की नाक क्रिकेट के मैदान में धूल में रगड़ी जाए, यही व्यवस्था है। क्रिकेट के मैदान में कोई चाइना अमेरिका सपोर्ट करने नहीं आता साहब, उसमें आपकी सामर्थ्य पता चलती है। और भारतीय टीम का पराक्रम है कि उसको 3-3 बार लगातार हरा के। नहीं, ये विवशता तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को नजर नहीं तो आती। ये जरूरी भी तो नहीं था कि वो जीत ही जाती। निश्चित जीतेंगे, कॉन्फिडेंट है इस बात। ये तो फिक्स मैच हो जाएगा फिर तो। ये तो फिक्स रहेगा मैच की, हमें नहीं फिक्स नहीं, हम जीतेंगे। हम जान रहे हैं कि हमारी टीम का मोराल भी बहुत हाई है, हमारी टीम का स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है, हमारा खेल कौशल उनके मुकाबले कई गुना आगे। नहीं, ये भारतवासी भी चाहते हैं कि जो अच्छा मान लो ना खेलते हैं, हाँ, और 3 बार हराने का सुख कैसे प्राप्त करते? ये तो फिर वो इमेजिनेशन वाली बात है। नहीं, मैं जैसे कॉन्फिडेंट है इस बात को, हराएंगे। अच्छा, कॉन्फिडेंट है निश्चित हराएंगे। बहुत अंतर है भारत और पाकिस्तान की टीमों में। हम क्रिकेट का मैं बहुत फॉलोअर रहा हूँ, मैंने अवध यूनिवर्सिटी की कैप्टनशिप की है क्रिकेट की। अच्छा। और मैं क्रिकेट को बहुत बारीकी से जानता हूँ साहब। वो आपके चेहरे की चमक देख के लगा 90s में जो उन लोगों के पास टीम थी, जिस हिसाब से उनके पास पेसर थे, पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट जिस प्रकार से थी, हम कहीं ना कहीं कमतर हुआ करते थे उनसे। लेकिन वो सचिन के बाद, वो जो सचिन ने जोहान्सबर्ग में जो छक्का मारा शोएब अख्तर, उसका तो पूरा 2003 पैराडिग्म शिफ्ट हो गया उसका। और आज हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर, हमारे फील्डर्स, हमारी रनिंग द बिटवीन द विकेट, ये सब उनसे कई गुना आगे। बहुत छोटी छोटी चीजों पर काम करना होता है। ये बैठ जाओ यार। जब प्रधानमंत्री बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला आरक्षण बिल भी पास कराया आप लोगों ने, फिर जैसे यहाँ देखने को मिलता है कई जगह की महिला पार्षद हैं, लेकिन उन कुर्सी तो उनकी, लेकिन उनका कार्यभार पुरुष, चाहे उनके हस्बैंड में या कोई। हमारी बोर्ड की बैठक में, हमारी कार्यकारिणी की बैठक में तो हमारी महिला पार्षद ही रही, और हम बहुत सी महिला पार्षद हमारी बहुत जागरूक है, बहुत उपयोगी, उनकी सहभागिता भी रहती है, उनका सुझाव भी रहता है। नहीं रहता तो है, लेकिन अधिकतर देखते कार्यभार उनके हस्बैंड संभाल रहे हैं। ये सामाजिक स्थितियां धीरे धीरे बदलेंगी साहब। मैं आपको इस देश के प्रथम चुनाव की बात बताता हूँ। उस समय जो वो मतदाता सूची बन के आई, उसमें लिखा, मान लीजिए आपकी पत्नी है तो इनका नाम नहीं लिखा रहेगा, फलाने भैया की पत्नी, अभिषेक की पत्नी, इनकी माता, इनकी बहन, इस तरह से करके वोटर लिस्ट बन के आई थी। फिर रिजेक्ट हुई, फिर सबका नाम लिख के आया। समाज धीरे धीरे समाज में क्रांतिकारी बदलाव नहीं होता। भारत क्रांतिकारी बदलाव के लिए नहीं जानता है, ग्रेजुअल चेंज होता है। और भारत ने जितना महिला अधिकारों के बारे में जितनी प्रगति की, मैंने अपने बचपन में देखा है भाई। आज के 15-20 साल पहले जो महिलाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण था और आज जो दृष्टिकोण है, जमीन आसमान का अंतर है। स्कूटी नारी स्वातंत्रता का प्रतीक है। कोई भी बच्ची अगर पढ़ने जा रही है, बाजार में कुछ खरीदारी है, कोचिंग जा रही है, कॉलेज जा रही है, तो घर का एक व्यक्ति छोड़ने जाता था साहब। जाता था कि नहीं जाता था? आप याद करिए, जाते थे कि नहीं जाते थे? आज स्कूटी ने उसको स्वतंत्र, वो जो घर का रहता था वो खत्म हो गया। स्थितियां प्रगति की ओर आगे बढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ेंगी इसी तरह से। आप सीरियल भी देखते हैं? अभी हाल में आपने सीरियल शार्क टैंक की बात की, युवाओं से बोला आप इसको देखिए। शार्क टैंक देखा था मैंने, कुछ एपिसोड उसके देखे थे, अच्छा लगा मुझे लगता था शार्क टैंक क्या यार, ये क्या बेवकूफी है। बाद में हमने देखा, अगर नहीं तो उसमें एंटरप्रेन्योर्स अपने अनुभव बहुत अच्छे बताते हैं और ऐसे बताते हैं कि उससे आज इंस्पायरिंग है। देखा मैंने ऐसा। फिल्में अब नहीं देखता, पहले देखा। अब आज के हीरो हीरोइन को मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ कि बताओ ये कौन है, नहीं पहचान पाता। नॉर्मली कौन से पसंद है पिक्चर? फिल्में कौन सा एक्टर कौन सा पसंद है? अरे अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर कोई हुआ ही नहीं। आप कभी केबीसी देखो साहब, किसी व्यक्ति से कैसे बातचीत करनी है, किसको कैसे सम्मान देना है, किसको कैसे इंगेज करना है, किसको कितनी आजादी देनी है, किसको कैसे एंटरटेन करना है, ये सारी चीजों का आदर्श आपको अमिताभ बच्चन के उस केबीसी में देखने मिलता है। कैसे बातचीत की जाए, कैसे अपनी बात रखी जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे लोगों को सहज किया जाए। अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति के सामने पढ़ने में आदमी सहज हो जाए, ये उसकी वो नहीं है, वो अमिताभ बच्चन का सामर्थ्य उसको सहज कर दे। आप कभी हनुमान जी को पढ़ो साहब, सुंदरकांड में हनुमान जी जितने स्टाइल से, जितनी अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं लोगों के सामने, एक से एक, मतलब इतनी अच्छी संवाद अदायगी किसी की हो नहीं सकती जितनी हनुमान जी की संवाद अदायगी। कितने अच्छे से अपनी बात को प्रस्तुत करना है, आप कभी पढ़िए उसको। हमारी परंपरा रही अपनी बात को सलीके से रखने की, अपनी बात को तरीके से रखने की, बात ऐसी कह भी देना कि साहब प्रभाव भी उसका हो जाए और किसी को बहुत बुरा भी ना लगे। हनुमान जी ने वो सारे गुण थे। एक आदर्श डिप्लोमेट के अंदर जो गुण होने चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति अपने प्रभावी ढंग से कैसी बात रखनी है, आप हनुमान जी को कभी अध्ययन करके देखिए।
आपको मिलेगा उसमें, हमने बहुत सी चीजें देखी है। अभिनेता तो आपने बता दी, अभिनेत्री कौन सी पसंद है? अरे साहब, माधुरी दीक्षित का जमाना है, आज भी माधुरी दीक्षित हमारे बच्चे, मैं देखता हूँ रील्स में माधुरी दीक्षित का। आप आज के बच्चे तो नए लोगों को देखते हैं। आप साहब माधुरी दीक्षित, हम लोगों के समय तो माधुरी दीक्षित की गानों का भी शौक था? अरे निश्चय, मैं गाना भी बहुत अच्छा गा लेता हूँ। अच्छा। हाँ, किशोर कुमार? नहीं, सबके गा लेते। सबके। आप जिसको अब गाने मैं पब्लिकली नहीं गा सकता। एक मेरा गाना बहुत वायरल हो गया था पिछले दिनों, मेरी भांजी की शादी थी और मुझे लगा कि कहीं आपने गाया? हाँ, अब मुझे लगा कि लोगों ने कहा कि गाना गाइए। तो वो एक विरासत पिक्चर गाना नहीं, तारे हैं बाराती चांदनी है बारात, मेरा बहुत फेवरेट गाना है। तारे हैं बाराती चांदनी, और बहुत वायरल हुआ। नहीं, मेरे हृदय में राम के कार्यक्रम में शुरू में 10 मिनट राम नाम का संकीर्तन होता है। मेरा दावा है कि उस राम नाम के संकीर्तन को जो करेगा उसका हृदय परिवर्तित होगा। और लिखा ना कि जो यह पद गावे हरि पद पावे। जो गुनगुनाने की मानसिकता है, जो गायन की मानसिकता है, वही भगवत प्राप्ति का लक्षण है। तो ऐसा एक प्रोग्राम क्यों नहीं विरोधी पार्टियों के बीच रखा जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए? करना नहीं। हमारे तो बहुत से विरोधी पार्टियों के शिष्य, मैं समाजवादी पार्टी के ढेर सारे एमएलए मेरे शिष्य हैं, वो करते रहते हैं अपने आप, करते रहते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा, करना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा तो आपके मंदिर में बहुत अच्छे से देखी, बहुत अच्छे से। और गुरु पूर्णिमा में जितनी भीड़ हमने यहाँ देखी, मैक्सिमम भीड़, कहीं नहीं देखी। और राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेश। ये व्यक्ति का जीवन का कलेश तभी दूर होगा जब वो राम भजन करेगा। ये समाजवादी पार्टी को इस बात को समझना चाहिए। अयोध्या में आके यहाँ विसंगति न ढूंढो साहब, अयोध्या की ये सारी चीजें देखो। गुरु पूर्णिमा के दिन कितने श्रद्धालु आते हैं आपस, कनेक्ट कैसे हो पाते हैं? देख लें, हमको यही कनेक्शन है, वो हम उनको देख पाए जरूरी नहीं है। अच्छा, बहुत भीड़, अपार भीड़ है, लोगों की श्रद्धा है, लाइन लंबी लगी रहती, लोग धक्का खाते हैं। तो लाखों की जजमानी है आपके यहाँ से, निश्चित, और बहुत प्रेम। मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूँ कि उनके प्रेम का, उनके विश्वास का पात्र हूँ कि नहीं, और बना रह पाऊंगा कि नहीं। राजनीतिक जीवन के साथ सब चुनौतियाँ रहती हैं, लोग मानते हैं। बहुत से लोग तो मुझे गुरु ही नहीं भगवान मानते हैं। मैं उसका पता नहीं पात्र हूँ कि नहीं पात्र हूँ, लेकिन मानते हैं लोग, और मैं उनकी श्रद्धा देख के हृदय भर आता है। भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, मिलना चाहते हैं। ये सब चीजें चलती रहती हैं। आपके पितामह को लेके, कनक भवन को लेके बहुत सुंदर सा प्रसंग है कोई। देखिए, कनक भवन सरकार हमारी अयोध्या के जिन लोगों को भी अयोध्या में अनुभूतियां हुई, जिनको भगवत प्राप्ति और भगवत दर्शन हुए, उन सब 100% लोगों को कनक भवन। हमारे पितामह काली खोह में, विंध्याचल में तपस्यारत थे। ऐसा कहा जाता है कि उनको माता भगवती का साक्षात आदेश हुआ कि अयोध्या चले जाइए, और वहां अयोध्या वो यहाँ आए हैं। और कनक भवन, और उनकी उपासना का सबसे अद्भुत भाव था कि वो अपने भगवान को अपना शिष्य समझते थे, और अपने गले में डाली हुई माला उनको पहनाते थे। अब इस पे लेके बवाल हो गया कि ये कैसे पंडित जी हैं जो अपनी गले की माला भगवान को पहना रहे हैं। तो फिर पंडित जी उस समय के जितने भी मूर्धन्य लोग थे, उनकी एक सभा हुई कनक भवन में, और लिखित पढ़ी में सभा हुई, और सब लोग वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये आप इनके गुरु हैं, इसको सिद्ध करिए। तो उन्होंने कहा कि भैया भगवान को माला पहनाओ आप लोग। तो जो माला भगवान के गले में डाली जाती थी वो टूट जाती थी। और फिर पंडित जी ने अपने गले से माला निकाल के पुजारी को दिया कि सरकार को इसको धारण कराइए। सरकार तो क्या वो जो प्रथा है कि सीता जी आज भी पर्दा कर लेती है, ऐसा कहा जाता है। इस पर भी एक प्रसंग है, बेटा और बहू मानते थे, ऐसा कुछ ना, बहू मानते थे। आपकी नजर में धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग है, समान? धर्म और रिलीजन एक ही चीज है। मानवीय संभावनाओं को प्रकट करना, उसको, और मानव के निहित संभावनाओं को उजागर करना, और उसको उसकी संभावनाओं की ओर आगे बढ़ाना ही धर्म का कार्य है। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, आपके अंदर जो मानवीय गुण है, और मानवीय गुणों के साथ आपके अंदर जो देवत्व की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाशना, उस पर आगे बढ़ना, उसको प्राप्त करना, यही धर्म है। लोकतंत्र में एक शब्द यूज हो रहा है इस समय, गोदी मीडिया। इस शब्द को कैसे देखते हैं आप? अरे भाई, गोदी मीडिया, इस देश के लोग मोदी जी को अपना नेतृत्वकर्ता मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। और इस बात को अगर कोई मीडिया वाला अगर अभिव्यक्त करता है, मान लो जैसे मेरे महानगर के लोग मुझे मान लीजिए चाहते हैं, ठीक है साहब, एक बड़े बहुमत से हमको जिताया उन्होंने, इतना प्रसंग चल रहा है, आप अभी भी मेरे बारे में बहुत नकारात्मक टिप्पणियां, अगर कोई बहुत जातीय पूर्वाग्रह से नहीं ग्रस्त हो तो आप नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके बावजूद अब आप हमारे पक्ष में कोई बात कहें तो आप गिरीशपति त्रिपाठी मीडिया हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं।
आप अपने अंदर वो काबिलियत लाइए, आपके अंदर वो क्षमता हो कि गोदी मीडिया की जगह राहुल मीडिया हो जाए साहब, सोनिया जी की मीडिया हो जाए साहब, अखिलेश जी की मीडिया हो जाए। किसने मना किया? अच्छा 2014 में तो उनकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन उस समय कौन सा गोदी मीडिया था? उस समय पूरी मीडिया ने एक जनता के वॉइस, आप तो वही दिखाओगे ना जो जनता में है। जो जनता में, जब जनता मोदी मोदी कर रही तो आप कह दोगे नहीं जनता गोदी मीडिया, ये हम गोदी मीडिया नहीं है, हम राहुल राहुल करेंगे। मीडिया तो समाज का रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्ट जो समाज में रहता है वो दिखाते हैं। अच्छा, इस समय एक मुद्दा है SIR और वोट चोरी का, इसको कैसे देखते हैं? क्या वोट चोरी संभव है लोकतंत्र में? नहीं संभव। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व के कारण, अपने नीतियों के कारण, अपने कार्यों के कारण, अपने सरकारों के परफॉर्मेंस के कारण इस देश के लोगों का दिल चुरा लिया है साहब। उसको आप वोट चोरी कहिए चाहे जो। अच्छा दिल चुरा लिया। अमित शाह, इसी दिल चुराने पे अमित शाह जी कहते हैं संसद में खड़े होकर आगे 15 साल तक हमारी सरकार रहेगी। निसंदेह भारतवर्ष की में जो इस समय का जनमत दिखाई पड़ता है, जो संस्कृति, जो यहाँ पे लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान दिखाई पड़ता है, और जिस तरह से भारत के संभावनाओं का, भारत की तमाम इच्छाओं का प्रतिनिधित्व भारत इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम निसंदेह इस बात का दावा करते हैं कि हम आने वाले कई वर्षों तक सत्ता में रहने वाले हैं। अच्छा, आपसे बातचीत करने में एक छोटा सा आपदा में अवसर टाइप का सवाल तक छूट गया। गुरु पूर्णिमा आपकी बार जब हुई, उसमें बोर्ड लगे थे चेंजिंग रूम के नाम पे 10 रुपए लेने के, घाटों चेंज कराया था मैंने, बाद में उसे चेंज कराया था। तो ये तो अयोध्या को लेकर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि बाहर से श्रद्धालु आते हैं, गलत इम्पैक्ट जाता है। वो इस तरह की अगर कोई विसंगति पता चलती है हम लोगों को तो उसे ठीक करते हैं। हम लोग पहले से प्रयास करते हैं कि ऐसा चीज होने ना पाए। मतलब ये अराजक तत्वों द्वारा किया गया, अराजक तत्वों द्वारा नहीं किया गया होगा, जिन्होंने वहां बनाया होगा उन्होंने क्या होगा, उसको हम लोग सेंसिटाइज करते रहते हैं। ऐसे अयोध्या में कोई विसंगति पनपने न पाए, इसका ध्यान रखा जाता है। फिर भी समाज है, नहीं हो पाएंगे, नहीं। तो आखिरी सवाल आपसे, एक महंत और एक राजनेता के तौर पर अयोध्या वासियों के लिए क्या संदेश? राम जी की नगरी है साहब, इस बात का गौरव बोध के साथ जीवन जिए कि हम राम जी की नगरी के हैं, और हमें इस व्यवस्था को, हमें अपनी नगरी को भारत जितनी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं उस ऊंचाइयों में लेके जाना है। यहाँ के हर नागरिक का प्रयास, उनका सहयोग, उनकी सहभागिता इसमें होनी चाहिए, और कर भी रहे हैं लोग। और एक संकल्प और स्वप्न के साथ जीवन जिए कि हम अयोध्या को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का केंद्र बनाएंगे। इसमें नागरिकों की भूमिका है, वो अपनी भूमिका निभाएं। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप लोगों से बातचीत करने का आज आप हमारे शो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।